तो आज हमें बात करनी है डुअल नेचर यानी दोगलेपन की। हाँ, अपने दोस्तों को याद मत कीजिए। तो अब तक कहानी में हमने देखा कि लाइट, यार पटाखे बहुत पटाखे, कि लाइट जो है कुछ घटनाओं में वेव्स जैसा बिहेवियर दिखाती है हमें, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इनको हम उसके केवल वेव नेचर से समझ सकते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी है जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है पिछले वीडियोस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और भी है कुछ जिनका मैं नाम अभी नहीं लूंगा, जिनको कि हम उसके पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। तो क्या कहे, लाइट को वेव कहे या पार्टिकल कहे? लाइट वेव है या पार्टिकल? भाई हम कहते हैं कि भाई दोनों ही है। एक एक चीज, मतलब ऐसे तो चलता ही रहेगा कि वेव पार्टिकल वेव, तो भाई लाइट जो है दोनों चीजें, वो दोनों नेचर दिखाती है हमें रियलिटी में, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास वेवलेंथ है, लैम्बडा है। जब वो वेव के रूप में वेव नेचर प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है, और जब वो फोटोन के रूप में चलता है यानी पार्टिकल नेचर दिखाता है हमें, तो उसके पास मोमेंटम है। तो दोनों चीजें उसके पास, वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है, यानी वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेवलेंथ है और एनर्जी है उसके पास, कितनी होती है वो, एच सी बाई लैम्डा। मोमेंटम कितना होगा उसका, एम इंटू सी। दिस इज फोटोन का मोमेंटम। तो जी यहाँ से हम एक चीज देखें, अच्छा क्या देख सकते हैं हम, आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी क्या होनी चाहिए अगर उसका मास m है? ध्यान रखना है, जो मास m है वो फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास, राइट, नॉट रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास जीरो कंसिडर किया जाता है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, एक सी मार दे, खत्म। तो क्या बचा, एच अपॉन लैम्बडा इक्वल टू एम सी। और ये क्या है, मोमेंटम है उसका p। यहां से कुछ निकल के आ रहा है, मोमेंटम में और वेव नेचर में पार्टिकल के ये रिलेशन है। पार्टिकल के नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हम लाइट की बात कर रहे हैं, रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन में ये संबंध है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन एम सी, जहाँ सी क्या है, रेडिएशन की वेलोसिटी। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, उनकी सबकी वेलोसिटी सी ही होती है। ओके, अच्छा, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों अगर रेडिएशन के पास है, ठीक है जी, ये बात हमने मानी। तो फिर क्या हुआ 1924 में, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला, शायद आपको पता भी, हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। 1924 में लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब रेडिएशन के पास दो नेचर हो सकते कि वो वेव, इनिशियली हमने उसको कहा कि वो वेव है, लेकिन फिर उसने पार्टिकल जैसा भी नेचर दिखाया हमें, उसने वेव और पार्टिकल दोनों नेचर जो है दिखाए। तो जो हमारे पास फिक्स, जिसको हम अब तक पार्टिकल माने हुए हैं, मैटर को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब को जिनको हम फिक्स रूप से हम माने हुए हैं कि ये जो है, ये क्या है, मतलब पार्टिकल्स है, यानी ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, तो वो भी तो वेव नेचर शो कर सकते हैं। जब जो हमारे पास वेव थी, वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो कर रही है, तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी तो वेव नेचर शो कर सकता है। और उन्होंने सीधा इसी में थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने कहा कि भैया अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, क्योंकि एम सी वेलोसिटी तो उसके बस की है नहीं रखनी, आर्टिकल की वेलोसिटी सी तो हो नहीं सकती, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, और उसकी भी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। आई होप ये दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये क्या हो जाएगी, उस पार्टिकल की वेवलेंथ, और ये क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम, यानी पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर आ गए, वेवलेंथ भी आ गई, मोमेंटम भी आ गया। जब 1924 में ब्रोगली अपनी थीसिस लिख रहे थे पीएचडी की, तो उसमें उन्होंने बात कही। अच्छा, उन्होंने क्या तो दी, अब इस चीज का प्रूफ क्या है, कैसे माने कि ये है, तो प्रूफ के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।
उसमें 1927 में डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया कि हाँ जी वेवलेंथ है पार्टिकल के पास भी, वो भी वेव नेचर शो करते हैं। और उनके जो एक्सपेरिमेंट रियलिटी में चल रहे थे वो 1921 से चल रहे थे, वो किसी और चीज को जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये चीज जो है कंफर्म हुई। इसके बारे में हम ये और बात करेंगे। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि जो पार्टिकल है उसका मास m है, उसके वेलोसिटी v है, यानी उसका मोमेंटम जो है p इक्वल टू mv है, तो उसके पास भी एक वेव होगी, उसके पास एक वेव होगी जिसकी वेव लेंथ ये होगी। डे ब्रोगली ने सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखी कि विद एवरी मूविंग पार्टिकल, क्या लिखते हैं, with every moving particle there is a wave associated with it। अब देखो क्या मतलब है इसका, कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, इसमें बैठा हूं मेरी वेलोसिटी जीरो है तो मेरे साथ कोई वेव एसोसिएटेड नहीं, विद एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद, उसके साथ एक वेव जरूर होगी। तो साइंटिस्ट ने कहा अच्छा मैं, उसने कहा कि मैं चल के देख रहा हूँ, दिखाओ मेरे साथ वेव कहाँ है मेरा वेव नीचे। अच्छा, तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई देख, जैसे कि तू इतना मोटा है तो तेरा मास हम कंसिडर करें लगभग 100 केजी तेरा मास है, ओके। वेलोसिटी तू चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, तो चल तेरी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, करो। क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच कितना होता है हमको पता ही है, कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन एम हमने तेरा 100 माना, वेलोसिटी तेरी कितनी माने 10 मान लेते हैं, सिंपल पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड, एम 100 केजी, और वेलोसिटी उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भागा। कितनी बैठती है वैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा बैठता है, हैवी ड्राइवर हो रहा। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा इंटू 10⁻37 मीटर, यानी कि 6.63 इंटू 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम। तो यदि नाप लोगे इस चीज को, जो हम ज्यादातर कहाँ तक नाप सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻³ एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक हमारी लिमिट थी जी मापने की। इसको कहाँ से नापे, तो क्योंकि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स इतने बड़े होते हैं, उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि उनकी साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम होती है, उसको मेज़र करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल। खैर आज तक की टेक्नोलॉजी के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल कि उसकी वेवलेंथ को कैसे नापे भैया, इतनी कम वेवलेंथ को नहीं नाप सकते हम। तो इसीलिए जो हमारे आसपास अगर मेरा दोस्त भाग के जा रहा है तो मुझे उसमें वेव नेचर जो है नहीं दिखेगा ये, और वो मतलब कहाँ इतनी पतली स्लिट में निकल के वो इंटरफेरेंस कुछ दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता डिफ्रैक्शन, तो दैट विल बिहेव लाइक ए पार्टिकल। बट अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इसको मिटा देते एक बार। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रॉन का मास होता है करीब, रेस्ट मास उसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर उसकी वेलोसिटी यानी उसकी वेवलेंथ हम निकालने की कोशिश करें, वेलोसिटी उसकी मान लेते हैं 10⁵ के ऑर्डर की, तो h की वैल्यू सेम अपॉन m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁵
तो इस चीज को मान लो मैं 6/9 यानी 9 चीक होता है 54, 963.7 मान लेते करीब, इंटू 10⁻। अब ये कितना होगा, कितना होगा ये माइनस के, भाई क्या होगा ये 39, और 39 31 यानी के -8 मीटर। तो वही, ये तो खूब हमारी नापने, मतलब इसको माप मेजर कर सकते हैं, ये इस रेंज में आ गई। यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए या एटम्स के लिए हम उनकी वेवलेंथ को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, उनके साथ वेव एसोसिएटेड है। जो हमारे चारों ओर जो पार्टिकल, जो चीजें दिखाई देती है, उनके लिए हम वेवलेंथ को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि वो 10⁻⁻27 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर। लेकिन ये तो करीब 7 × 10⁻⁻, यानी करीब 70 एंगस्ट्रॉम आ रही है। यूजुअली 1 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, इस ऑर्डर की एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है। हमने वेलोसिटी शायद कम कंसीडर की है, अगर 10⁻6 करते तो उस ऑर्डर की आती। अभी हम देखेंगे आगे वो सब चीज़ें। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, जितनी भी अब तक बात हुई, वैसे कुछ अच्छी बात हुई नहीं, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। यानी इस बात को भी छोड़ो, हर पार्टिकल एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, और हर वेव एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और वो था हमारा डुअल नेचर। अच्छा, अब चीजें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन साइड में चलते हैं। इस चीज को मजा नहीं आ रहा यार, ये शायद क्लियर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, करते हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे। ओके, हाँ, तो हमारे पास था लैम्बडा इक्वल टू H/mv, ठीक है। अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर करें तो हमारे पास होता है m इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। तो यहाँ से मैं लैम्बडा को लिख देता हूँ H/m0v/√1 - v²/c²। इस चीज़ को ऊपर भेज देंगे, H/m0v/√1 - v²/c²। नाच रहा है आज तो बोर्ड, क्या गड़बड़, ऐसा मत कर भाई। तो ये वेवलेंथ हो जाएगी। अच्छा, अगर अभी हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर ना करें, वेलोसिटी को कम ही माने, और कुछ चीज़ें हम करके देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकाल के देखते हैं। अच्छा, एम वी को फिलहाल मैं पी लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम इक्वल टू H/p। तो क्लासिकल फिजिक्स से मुझे एक चीज़ पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv²। इसमें मैं m मल्टीप्लाई करूँ, m से डिवाइड करूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 m²v²/m, यानी कि p²/2m। ये क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी, यानी p² क्या हो जाएगा मेरा, इसको यहाँ लिया 2m k, ठीक है। या मोमेंटम हो जाएगा मेरा √2m k, ये हो जाएगा। तो अगर मेरे पास उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और मास भी है और उसकी वेवलेंथ बतानी है, तो दैट इज H/√2m k, ये हो जाएगी उसकी वेवलेंथ। अब ये की क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी देने के भी हमारे पास यूजुअली हम दो तरीके लेते हैं। क्या, इसको मिटाऊं एक बार, मिटा ही देते हैं। मान लिया हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, कुछ वोल्टेज दे के हम एनर्जी दे सकते हैं उसको। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसका जो चार्ज है इनटू जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, ये क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इक्वल टू H/√2m⁴ दूसरी चीज़ क्या है, मान लिया हमारे पास कोई पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन है,
उसके पास कोई चार्ज तो है नहीं, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम उसको हीट दें, उसको हीट से एनर्जी दें, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, के इक्वल टू 1/2 mv/ms²। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल होती है 3/2 kBt के। यहाँ kb क्या है, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला हमारे पास, शायद थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं उस चीज़ को जहाँ से फॉर्मूला आता है। और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ऐसे लिख देते हैं, जूल, बोर्ड बहुत नाच रहा है आज, केल्विन इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एनर्जी की ही यूनिट मिलने वाली। तो हीट करके भी हम उसको एनर्जी दे देते, तब उस केस में मेरी के क्या हो जाएगी, 3/2 kBt, और मेरा लैम्बडा क्या हो जाएगा, h/√2m इंटू 3/2 kBt। बुक्स में ये kb की जगह कई जगह के भी लिखा होता है। अभी मैं इस के में और इस के में डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ के बी लिख रहा हूँ। के बी लिखेंगे कोई बात नहीं है, के लिखेंगे कोई बात नहीं है, क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा हो जाएगा मेरा h/√3m⁻⁻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 
है, ओके। अब बात कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पर आते हैं हम दोबारा। इस चीज़ को मिटाएं। ये दो फॉर्मूले अगर आपको दिख रहे हैं तो याद रखना, वैसे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m के बी टी, जहाँ के बी क्या है उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ है, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट, और दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू याद रखियो मेरे भी, आज याद करी, इससे पहले याद नहीं थी, कोई बात, यूज ही नहीं था ज़्यादा, अब आएगा सर। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या होता है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम दे सकते हैं इसको के ई वी, जहाँ क्या है वी वोल्टेज है, जितनी वोल्टेज लगा करके ना पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे। तो इसकी वेवलेंथ मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इक्वल टू एच 2m, और क्या था क्यू वी था, क्यू की जगह ई इंटू वी। लैम्बडा क्या था मेरा एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, तो क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ई और वी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। अभी हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत बहुत कम है उससे, उसकी रेस्ट मास एनर्जी से। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी के लगभग लगभग बराबर में पहुंच जाती है, उसका मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के करीब पहुंच गई, यानी हाँ भाई हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसिडर करना होगा। लेकिन अभी हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम कुछ चीज़ों की वैल्यू रख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन की जिक्र चल रहा है, फॉर इलेक्ट्रॉन किस चीज़ की, हम इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी पता है। एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू 2, एम की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी। ओके, अगर इन सब चीज़ों को मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये 12.27 है शायद, अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम।
इसको भी अगर मैं स्क्वायर करके रूट में ले आता हूँ तो लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कि हमने वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया है, इसमें वी वोल्ट लगाया, इसको काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये क्या होगी उसकी वेवलेंथ होगी। ओके, अगर अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन में क्या होता है, चार्ज तो उसका सेम है लेकिन उसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है, करीब 1836 1837 गुना ज़्यादा होता है। तो उसकी वेवलेंथ आती है 0.0247 कुछ ऐसी आती है अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इसी चीज़ को आप 1836 से डिवाइड कर दो, देख लो क्या आएगी, कुछ ऐसी उसकी प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ ही आती है। ओके ठीक है जी, हाँ तक क्या हमने डिस्कस कर लिया, इस चीज़ को हमको याद रखना है, बाकी तो जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कुछ और चीज़ें हम थोड़ी सी करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा हम रिलेटिविस्टिक केस लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, रिलेटिविटी से हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि हमने पिछली वीडियोस में भी उसका जिक्र करता है, यानी एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर। कहाँ से आते हैं चीज़, एम इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसी को जब आप सोल्व करते हो तो उससे ये चीज़ हमें पता चलती है। यहाँ पर एम नोट क्या है, पार्टिकल का रेस्ट मास है, एम क्या है उसका रिलेटिविस्टिक मास है, पी क्या उसका मोमेंटम है, रिलेटिविस्टिक, सी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, ओ इसका भी स्क्वायर है, तो करते क्या है, इसको लिख लेते हैं एम स्क्वायर सी की पावर 4, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 और इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से लिख लेंगे ऐसे, एम स्क्वायर माइनस के एम नोट स्क्वायर इंटू सी के पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर के। अच्छा, इसको एम स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कहाँ से आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 को मान ले लिया इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे एम माइनस के एम नोट इंटू एम प्लस एम नोट सी की पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम 2 पावर सी स्क्वायर कैंसिल कर सकते लेकिन अभी करेंगे नहीं, क्यों, देखो इस चीज़ को एक बार और मैं लिख लेता हूँ, एम माइनस के एम नोट इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ एम माइनस के एम नोट प्लस 2 एम नोट। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ वो भी हमें जल्दी ही पता लग रहा होगा। ओके, तो सी की पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक तो सी स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम माइनस के एम नोट इंटू सी स्क्वायर, और इस चीज़ में सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम माइनस के एम नोट इंटू सी स्क्वायर प्लस के 2 एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे हुआ, इस सी की पावर 4 को लिख दिया सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, एक सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। ये चीज़ हमने क्यों बनाई, देखो एम सी स्क्वायर क्या है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी, एम नोट सी स्क्वायर क्या है, पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी घटा दूँ तो क्या बचेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इस चीज को मैं लिख सकता हूँ के, इस चीज को लिख सकता हूँ के, तो के इंटू के प्लस 30 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऊपर से अब कुछ चीजें मिटानी ही होगी, हम शायद ज्यादा नीचे पहुंच गए, ज्यादा गहराई में, तो इस चीज की जगह मैं लिख दूंगा के इंटू के प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, यानी अगर मुझे दोनों साइड का रूट ले ले
तो अंडर रूट के इंटू के प्लस 2m0c² इक्वल टू PC। ये एक चीज आ गई मेरे पास। हम दिस इज रिलेटिविस्टिक केस। अगर मुझे अब लैम्डा बताना है तो लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। मेरे पास PC की वैल्यू है, तो ऊपर भी C की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी C की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लैम्डा मेरे पास हो जाएगा HC/अंडर रूट के इंटू के प्लस 2m0c²। बे यार ये कैसे हुआ, ऐसे नहीं होते। 2m0c²। तो ये क्या, मेरी रिलेटिविस्टिक केस को कंसिडर करते हुए मेरी वेवलेंथ है किसी भी पार्टिकल की। ओके, अब इसमें से ही अगर मुझे कुछ निकालना है, क्या निकालना है देखते हैं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं एक बार। वही मिट जा। एक बार ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी ये एक दो बार पूछा गया है कि भैया ऐसे कुछ ऐसी चीज बना के लेके आओ मेरे पास। ठीक है, हमने बना दी। अच्छा जी। अब क्या करेंगे, एक इस चीज को हम कॉमन लेते हैं यहाँ से। HC/अंडर रूट के इंटू 2m0c²। क्या बचेगा, कॉमन आएगा तो k/2m0c² और प्लस 1, ये चीज बचेगी। ओके, अब C² जो है जब कोष्ट में से यहाँ रूट में से बाहर आएगा तो बाहर आके ये C बन जाएगा, और उस C से ये C कैंसिल हो जाएगी। तो लैम्डा होगा इक्वल टू h/अंडर रूट 2m0k इंटू 1 प्लस k/2m0c² की पावर -1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्टिकल की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कंसिडर करते हुए। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रेस्ट मास एनर्जी से बहुत बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब कि नॉन रिलेटिविस्टिक के सम मान के चले, तो ये चीज़ जो होगी ये बहुत ही इसकी वैल्यू कम होगी, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अब ये 1 बचेगा, तो भाई तू भी जा अपना। तो ये चीज मेरे पास बच जाएगी। और इस चीज से कुछ याद आ रहा है हमें, लैम्डा इक्वल टू h/√2m k, वही चीज है। यानी कि अगर हम ये जो है मेरा टोटल एक्सप्रेशन आ गया था इंटू k/2m0c² प्लस 1 की पावर -1/2। ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है वेवलेंथ के लिए किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, उसी में से अगर मैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस कंसिडर करूँ तो ये चीज़ बचेगी, अगर ना करूँ तो ये चीज़ है। ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है। ओके, तो भाई इतनी सी ही बात थी, बात तो केवल इतनी सी ही थी, लैम्डा इक्वल टू h/p। बाकी तो हमने खुद ही ये सब कहानी बना दी है। अब कुछ कहानी बना दी है तो अब कहानी में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, फिर तो कर ही देंगे। कोशिश तो ये सब लूजर्स की डिक्शनरी में तो कर ही देंगे यार। अच्छा चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक पार्टिकल का एक इलेक्ट्रॉन है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दी है, कितने दी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है वो करीब 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर की होती है। और ये उसकी पता नहीं मुझे एक्जैक्टली, पर इतनी ही होती है, यानी कि 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है करीब। और ये है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये चीज़ इस चीज़ से बहुत कम है। यानी कि हमको नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ही कंसिडर करना है। नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या सब ला देते हैं यार। ठीक है, तो पूछा क्या, उसकी वेवलेंथ पूछिए। अच्छा जी,
काइनेटिक एनर्जी दी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन पी होता है, यानी कि 2m के वैल्यू रखो एच की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻10, और काइनेटिक एनर्जी दी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6। अरे कौन इतना झंझट करेगा यार, मिटाओ इसको। अब देख, उसकी एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन है, यानी हम कह सकते हैं उसको हमने v बराबर 50 वोल्टेज लगा करके एक्सेलरेट किया है। कह देंगे यार हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, k बराबर ev 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्ट, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई v इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन 50, कट गया अंडर रूट 3 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1.73 एंगस्ट्रॉम। ये होगी उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की, खत्म, फिनिश। और क्या, हद है यार, परेशान हो रहे हैं हम, मेरा मतलब इतनी सी बात है बस। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m नोट है, और कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है c है, स्पीड ऑफ लाइट। उसके लिए आप डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए हमें। m नोट रेस्ट मास का पार्टिकल c वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, तो लैम्बडा क्या होता है हमारा, h अपॉन एम सी, एम क्या है उसका रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास m नोट है, तो m इक्वल टू होता है m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वेलोसिटी इसकी में c दी थी, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ही हो जाएगा 1, और यानी होगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मास हो गया उसका। तो लैम्बडा कितना हो जाएगा हमारा, एच अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, कुछ नहीं होगा, ज्यादा ही तेज हो गए भैया, अब इतनी तेज चलोगे तो कुछ नहीं बचेगा, वेवलेंथ है ही नहीं आपके पास। ठीक है, ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते, आज तो सस्ते में ही नहीं बट गई छोटी सी वीडियो, पता नहीं मुझे तो कितनी छोटी बड़ी जो भी है। कह रहा है कि कॉम्पटन वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या बताऊं, रेशियो बताओ। ऊपर रखो कॉम्पटन वेवलेंथ, नीचे रखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, इसकी वैल्यू कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, याद करें कुछ, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस थीटा, ये चीज थी कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन इफेक्ट में पड़ी गई थी लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी, एम नोट है फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन बताना है हमें ये रेशियो, क्योंकि एम नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, या कॉम्पटन इफेक्ट और किसी पार्टिकल के साथ होगा तो उसका रेस्ट मास हम कंसिडर कर लेंगे, सब चीज वैसे ही चलेगी। और ठीक है, वैल्यू रखते हैं एच अपॉन एम नोट सी, इसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी है एच अपॉन पी, तो इससे ये मरा, पी जाएगा ऊपर, पी अपॉन एम नोट सी, ये इसका रेशियो आ गया। लेकिन उसने हमसे ये एक्सप्रेशन नहीं मांगा, तो मैंने तो कुछ और ही बताओ हमारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी, वेलोसिटी होगा मोमेंटम, अपॉन एम नोट सी। ओके, तो इस चीज से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और ये चीज हो जाएगी v अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये चीज आ गई। एक तो ये एक्सप्रेशन भी मांगा था उसने हमसे, और एक चीज और मांगी थी, सारी मांग हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, हमको पता है, अभी हमने देखा है कि उसकी एनर्जी जो होती है एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज हमने पढ़ी थी, इसको ई लिख देते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ओके। अच्छा, पी है हमारे पास, अच्छा
इसको इधर भेज देते एक बार, ई माइनस के एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ले ले तो ई माइनस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी सी। अच्छा, यहाँ तो पी है तो सी यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर कर देते हैं और पी सी की वैल्यू रख देते हैं। एक चीज़ तो ये, एक तो ये तो आ ही गई थी हमारे पास, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा। एक चीज़ और भी आएगी, तो पी सी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे ई माइनस एम स्क्वायर, ई का भी स्क्वायर है मेरे भाई, माइनस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर नीचे बचेगा एम नोट सी स्क्वायर। तो इसको भी अंडर रूट में ले ले तो ई स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, इसका ई, अबे यार, इसका भी होल स्क्वायर और -1। एक ये एक्सप्रेशन है, ये लैम्डा सी बाई लैम्डा कॉम्पटन वेवलेंथ और डे ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। अच्छा, तो इतनी सी बात है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे डेविसन और जर्मर ने कुछ कुछ करके इस चीज़ को प्रूव किया, फिर आगे बढ़ेंगे।